नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। प्रभात, कई बार मुझे लगता है कि तुम अब मुझे पहले की तरह से प्यार नहीं करते। हमारे प्यार में अब वो गर्माहट भी नजर नहीं आती जो 6 साल पहले दिखती थी। रितिका ने पति प्रभात से शिकायत भरे लहजे में कहा। रितिका, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्राइवेट जॉब में काम का ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कल तुम्हारा वीकली ऑफ है, मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम ही रहेगा। प्रभात ने कहा तो रितिका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। प्रभात जीएमआर मूवी लिंक कंपनी में मैनेजर था, जबकि रितिका एक फेमस ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी। रितिका की मंगलवार को छुट्टी रहती थी, इसलिए प्रभात ने उससे मंगलवार को छुट्टी करने की बात कही थी ताकि दोनों छुट्टी एंजॉय कर सके। काफी देर तक इसी मुद्दे पर बातचीत के बाद दोनों सो गए। ये बात 23 दिसंबर 2013 की है। प्रभात और रितिका लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर के विवेक खंड में रहते थे। नीलकंठ चौराहा गोमती नगर का सबसे मशहूर चौराहा है। इनका मकान इसी चौराहे के पास था। 3 मंजिल के इस मकान में प्रभात और रितिका पहली मंजिल पर रहते थे। सुरक्षा की नजर से यहाँ के ज्यादातर लोगों ने मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। अगले दिन यानी 24 दिसंबर को चूंकि पति पत्नी दोनों ही छुट्टी पर थे, इसलिए वे सुबह देर से सोकर उठे। उस दिन रितिका बहुत खुश थी। वो दिन उसे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि प्रभात ने उसके लिए छुट्टी की थी। फ्रेश होने के बाद रितिका ने बड़े प्यार से पति के लिए चाय बनाई। चाय का एक ही कप देखकर प्रभात बोला, एक ही कप? तुम नहीं पियोगी क्या? वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय मैंने बनाई हो और मैं ही ना पीऊं, रितिका ने कहा। पर चाय का तो एक ही कप है। तो क्या हुआ, आज हम दोनों एक ही कप से चाय पी लेंगे। एक घूंट तुम पीना, फिर एक घूंट मैं, रितिका ने एक कप का राज खोलते हुए कहा। रितिका और प्रभात का वो पूरा दिन ऐसे ही हंसी खुशी में बीत गया। दोपहर बाद रितिका ने प्रभात के करीब आकर कहा, प्रभात, मेरी छुट्टी इतनी अच्छी बीती कि मैं सोच भी नहीं सकती। आज का दिन ऐसा लगा जैसे हमारे हनीमून के दिन थे। प्रभात ने रितिका को प्यार से बाहों में समेटते हुए कहा, तुम ऐसे ही सुंदर दिखती रहो तो सारी जिंदगी हनीमून से गुजर जाएगी। प्रभात, मुझे केवल एक ही बात की चिंता होती है कि तुम कहीं मुझसे दूर ना चले जाओ। हमारा कोई बच्चा नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी शादी ना कर दे। रितिका, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें सोचकर आज के दिन की खुशियां खराब मत करो। अच्छा, अभी मैं पत्रकारपुरम चौराहे तक जा रहा हूँ। आज रात को खाने में कुछ स्पेशल बनाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर प्रभात चौराहे की ओर चला गया। वहां से वो शाम करीब 7 बजे वापस आया। सामान रखकर वो रितिका से बोला, जानू, कल 25 दिसंबर है। हम लोग क्रिसमस रात को घर में ही एंजॉय करेंगे। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बियर पियाऊं। रितिका जानती थी कि प्रभात को बियर बहुत पसंद है। आज वो मना करके पूरे दिन का मजा खराब नहीं करना चाहती थी। उसने प्रभात के गालों को थपथपाते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। प्रभात मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। रात करीब 9:45 बजे जब वो वापस आया तो उसे घर का बाहरी दरवाजा खुला मिला। प्रभात को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रितिका इस तरह कभी भी घर का दरवाजा खुला नहीं रखती थी। वो सीधा बेडरूम की ओर गया। वहां की स्थिति देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेडरूम में रितिका की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पत्नी को इस हाल में देखकर प्रभात चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाले मनीष और उसका भाई आशीष वहां आ गए। कमरे में रितिका की लाश देखकर उन्हें मामला समझते देर नहीं लगी। मनीष ने गोमती नगर थाने का नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर बिजी आ रहा था। गोमती नगर थाना वहां से करीब 400 मीटर दूर था, इसलिए दोनों भाई गोमती नगर थाने की ओर भागे। थाने पहुंचकर मनीष ने थाना प्रभारी
उमेश बहादुर सिंह को रितिका की हत्या की बात बताई। थाना प्रभारी उनके साथ तुरंत घटना स्थल की ओर चल दिए। थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया तो पता चला कि हत्यारों ने रितिका का गला किसी धारदार हथियार से काटा था। इसके अलावा उसके पेट पर भी कई वार किए गए थे, जिससे कि उसकी आंतें तक बाहर निकल आई थी। कमरे की दीवारों पर भी खून के छींटे थे। ड्राइंग रूम के बाहर 2 कुर्सियों पर भी खून के निशान थे। वहीं पास पड़े दीवान पर टूटे हुए बाल पड़े थे। बाल चूंकि लंबे थे, इसलिए अनुमान लगाया गया कि वे रितिका के ही रहे होंगे। गद्दे पर जगह जगह खून लगा था। बेडरूम से ड्राइंग रूम तक जाने वाली गैलरी में भी खून से सने जूते के निशान मिले। तकिया भी जमीन पर पड़ा था। कमरे में चारों ओर ही खून फैला हुआ था। खून के निशान घर के बाहर तक गए थे, जिससे पता चल रहा था कि चोट शायद हत्यारे को भी लगी थी। थाना प्रभारी ने यह खबर अपने आला अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में डीआईजी नवीन सिकेरा, एसएसपी जे रविंदर गौड़, एसपी हबीबुल हसन और सीओ गोमती नगर विद्यासागर मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। डीआईजी ने प्रभास से बात की और एसपी को शीघ्र ही मामले का खुलासा करने के निर्देश दे दिए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुला लिया। टीम ने वहां से कुछ सबूत अपने कब्जे में लिए। पुलिस ने जब पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि उन्होंने ना तो रितिका के चीखने की आवाज सुनी थी और न ही कुत्ते के भौंकने की। प्रभात ने चूंकि एक कुत्ता पाल रखा था, इसलिए कुत्ते के ना भौंकने वाली बात पुलिस को चौंकाने वाली लगी। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारे पहले से घर में आते जाते रहे होंगे। बहरहाल पुलिस ने घटना स्थल पर जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूंकि मामला पॉस कॉलोनी में रहने वाली एक ब्यूटिशियन का था, इसलिए उसकी लाश का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रितिका के पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया था। वार इतना गहरा था कि उसका असर रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा था। उसके शरीर में 8 घाव सहित चोट के 32 निशान पाए गए थे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि रितिका की हत्या 25 दिसंबर की रात करीब 8 बजे के समय पर की गई थी। खबर सुनकर वाराणसी से रितिका के परिवार वाले कुछ अन्य लोगों के साथ लखनऊ आ गए। रितिका के पिता के श्रीवास्तव के साथ सभी की आंखों में हत्यारों के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने रितिका के मायके वालों से मालूमात की तो वे लोग इस मामले में रितिका के पति प्रभात को ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे। कुत्ते का ना भौंकना आदि से पुलिस को भी यही लग रहा था कि हत्या में उसके किसी जानने वाले का ही हाथ है, जबकि प्रभात पूछताछ में खुद को बेकसूर बता रहा था। पुलिस की अपनी छानबीन के हिसाब से भी रितिका की हत्या में प्रभात का हाथ नजर नहीं आ रहा था। जिस मकान में हत्या हुई थी उसके आसपास के मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस को पता लगा कि उन कैमरों में हत्यारे की फोटो आ गई होगी, लेकिन जब उन कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि वे सब पहले से ही बंद पड़े थे। आखिर 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा ही दिया। हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम जानकर पुलिस भी हैरान रह गई थी और लोग भी। वाराणसी की रहने वाली रितिका अपने सपनों को पूरा करने 22 साल की उम्र में लखनऊ आ गई थी। इसके लिए उसे अपने परिवार के पुरजोर विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लखनऊ आने के बाद जब उसे पैसों की समस्या हुई तो उसने लखनऊ में प्राइवेट नौकरी की। इसके बाद उसने वीएलसीसी से डाइटिशियन और ब्यूटिशियन का कोर्स किया। यहीं पर उसकी मुलाकात प्रभात श्रीवास्तव से हुई। प्रभात लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता था। जल्द ही उन दोनों की दोस्ती इस मुकाम तक पहुंच गई थी कि अकेलापन झेल रही रितिका प्रभात के साथ जिंदगी गुजर बसर करने का सपना देखने लगी थी। प्रभात फैजाबाद शहर का रहने वाला था। प्रभात के बेगमगंज मकबरा में उसके छोटे भाई अरुण की काफी बड़ी गिफ्ट शॉप थी। प्रभात के पिता बलदेव अनाज के बड़े व्यापारी थे। संबंध गहराने के बाद रितिका और प्रभात ने तय कर लिया कि वे दोनों शादी करके साथ साथ रहेंगे।
इस बारे में दोनों ने अपने घर वालों से बात की तो दोनों के घर वालों ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली और इंदिरा नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। रितिका ने पढ़ाई पूरी करने के बाद वही वीएलसीसी में ही नौकरी कर ली। मिलजुल कर अच्छा कमाने लगे तो कुछ दिनों के बाद दोनों गोमती नगर में 15,000 रुपए किराए के मकान में रहने लगे। प्रभात ने रितिका से शादी जरूर कर ली थी, लेकिन उसने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी। प्रभात अपने भाई अरुण से कोई बात नहीं छिपाता था। उसने रितिका से शादी वाली बात भी उसे बता दी थी। अरुण कभी कभी अपनी दुकान का सामान खरीदने लखनऊ आता तो वो प्रभात से मिलने उसके घर चला जाता था। अरुण उसे माँ के बारे में बताता तो प्रभात माँ और परिवार के दूसरे लोगों को याद करने लगता था, जबकि ये बात रितिका को अच्छी नहीं लगती थी। प्रभात से शादी के बाद रितिका अपना कैरियर बनाने में लग गई थी। उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी खोल रखा था, जिसके जरिए वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहती थी। घर पर वो अपना ज्यादातर समय फेसबुक और इंटरनेट पर बिताती थी। उसने कई नामों से फेसबुक अकाउंट खोल रखे थे। उसका पहला फेसबुक अकाउंट रितिका के नाम से और दूसरा अनामिका श्रीवास्तव के नाम से था। उसका इस तरह अक्सर दोस्तों से बात करना प्रभात को अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से उसने वीएलसीसी से रितिका की नौकरी भी छुड़वा दी थी। उसके नौकरी छोड़ने के बाद घर के खर्चे प्रभावित होने लगे तो प्रभात ने उसे दोबारा नौकरी करने की इजाजत दे दी। तब रितिका ने विकास नगर में मामा चौराहे के पास आर्यटन रेस्टोरेंट के ऊपर खुले निक्की बाबा के ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद रितिका ने महसूस किया कि प्रभात अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता। उसने इस बात की शिकायत प्रभात से की तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। परेशान होकर रितिका समय समय पर अपनी माँ गायत्री से बात करने लगी। गायत्री बेटी की परेशानी को समझती थी, पर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। इधर रितिका महसूस कर रही थी कि अरुण जब भी उसके यहाँ आता था तो उसकी नजरें रितिका के प्रति अच्छी नहीं होती थी। वो उसे ललचाई नजरों से देखता था। अरुण नशा भी करता था। कई बार वो प्रभात की गैरमौजूदगी में उसके घर पर आता था तो वहीं पर दोस्तों के साथ शराब पीता था। रितिका को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन पति का छोटा भाई होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाती थी। घटना से करीब 6 महीने पहले की बात है। 26 जून को गर्मी के दिन थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अरुण अपने एक दोस्त के साथ प्रभात के यहाँ पहुंच गया और वे दोनों शराब पीने लगे। आखिर उस दिन रितिका ने उसे टोक ही दिया। अरुण, तुम्हारा इस तरह यहाँ आकर शराब पीना मुझे पसंद नहीं है। जब तुम्हारे भैया यहाँ हो तुम तभी आया करो। भाभी, तुम हमसे इतना नाराज क्यों रहती हो? आखिर मैं तुम्हारा देवर हूँ और तुम शायद ये जानती हो कि देवर का भाभी पर आधा हक होता है। ये कहकर नशे में बहकते अरुण ने रितिका का हाथ पकड़ लिया। अचानक आई इस हालात से रितिका घबरा गई। वो झट से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, आज प्रभात को आने दो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। रितिका हाथ छुड़ाकर दूसरे कमरे में चली गई थी। अरुण और उसका दोस्त भी चले गए। इसके बाद कुछ दिनों तक अरुण ने रितिका के घर आना कम कर दिया था। 20 दिसंबर 2013 को अरुण अपने भाई से मिलने के लिए लखनऊ आया। उस समय घर पर रितिका और प्रभात दोनों मौजूद थे। अरुण सीधा अपने भाई के पास जाकर बोला, भैया, माँ ने आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई थी, साथ में खाने के लिए बेसन का चिल्ला भी दिया है। अरुण ने खाने का डिब्बा उसके हाथ पर रख दिया। इससे पहले कि प्रभात वो डिब्बा खोलता, रितिका ने डिब्बा छीनकर पूरा खाना कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। फिर वो गुस्से से बोली, जब हम कह चुके हैं कि प्रभात का आपसे कोई संबंध नहीं है तो आपको समझ नहीं आता, बार बार यहाँ क्यों आते हैं? प्रभात केवल मेरा है और मेरा ही रहेगा। अरुण और उसके साथ आया ड्राइवर ये सब देखते रह गए। प्रभात ने रितिका से कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप देखता रहा। भाभी की इस बात पर अरुण को गुस्सा आ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो रितिका ने उसके बाल पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस पर अरुण गुस्से में वहां से चला गया। उसे अपने थप्पड़ से ज्यादा इस बात का दुख था कि बीमार होने के बावजूद माँ ने भैया की पसंद का खाना बनाकर भेजा था, जिसे रितिका ने फेंक दिया था।
अपमान सहकर के अरुण उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन माँ की बेइज्जती उसके दिल को टीस दे गई। प्रभात को भी रितिका की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में रितिका ने अपने प्रभाव से पति को मना ही लिया था। अरुण अपना ये अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। उसने रितिका को सबक सिखाने की योजना बना ली। 24 दिसंबर को सुबह ही अरुण ने अपने साथ देवकाली फैजाबाद के रहने वाले शुभम यादव और ड्राइवर सूरज लाल से अपने अपमान का बदला लेने के लिए मदद मांगी। सूरज और शुभम दोनों ही अपराधी किस्म के थे। फैजाबाद में दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज थे। योजना बनाकर ये तीनों 24 दिसंबर 2013 की सुबह ही 2 चाकू और एक चॉपर का इंतजाम करके अपनी इंडिगो कार से लखनऊ आ गए। इन दोनों ने अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े भी रख लिए थे, ताकि खून सने कपड़े उतारकर उन्हें पहन सके। पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए सभी ने अपने मोबाइल फोन बंद करके फैजाबाद में ही रख दिए थे। पहले ये लोग दिन में ही घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन रितिका के साथ प्रभात के होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। प्रभात की मोटरसाइकिल घर के बाहर देखकर उन्हें पता चल गया था कि वो घर पर है। ये लोग दूर खड़े होकर मौका तलाशते रहे। शाम को 7 बजे जब प्रभात मोटरसाइकिल लेकर बियर पीने निकला तो इन लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर वो तुरंत दरवाजे पर पहुंच गए। अरुण ने दरवाजे पर लगी कॉलबेल बजाई। रितिका ने दरवाजा खोला तो वो अरुण को देखते ही बोली, तुम फिर आ गए। वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। जब अरुण ने ये देखा तो उसने कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाकर फ्रेश होना है, फ्रेश होकर मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर रितिका पीछे हट गई। वो प्रभात को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहने वाली थी। इसी बीच अरुण के साथ आए शुभम और सूरज भी अंदर आ गए। उसी दौरान अरुण ने रितिका से उसका फोन छीन लिया। फिर दोनों साथियों ने रितिका को चाकू दिखाते हुए चुप रहने की धमकी दी। रितिका बुरी तरह डर गई। कुत्ता ना भौंके इसलिए अरुण ने उसे जाली में बंद कर दिया था। इसके बाद तीनों ने रितिका को दबोच लिया। रितिका पर चाकू से पहला वार ड्राइवर सूरज ने किया। फिर उसने उसका गला रेतकर उसके पेट पर चाकू के कई वार किए। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इससे पहले रितिका ने उनके चंगुल से खुद को बचाने के लिए नाकाम कोशिशें की थी। इसी दौरान सूरज की उंगली में चाकू लग गया था, जिससे वो घायल हो गया था। सूरज के हाथ का खून ही बाहर दरवाजे पर पड़ा मिला था। रितिका की हत्या के बाद सूरज, अरुण और शुभम ने बाथरूम में जाकर सबसे पहले अपने खून से सने हाथ पैर धोए और कपड़े बदले। खून से सने कपड़े उन्होंने अलग बैग में रख लिए थे और फिर कार से फैजाबाद वापस चले गए। खून से सने कपड़े उन्होंने सरयू नदी में फेंक दिए थे। प्रभात ने रितिका की हत्या की खबर जब अपने पिता को दी तो तब अरुण घर पर ही था। पुलिस ने रितिका और प्रभात से जुड़े 25 मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया था। प्रभात के साथ बातचीत में पुलिस को रितिका और अरुण के बीच हुई तकरार का भी पता चल गया था। पुलिस ने अरुण से जब पूछताछ की तो वो इधर उधर की बातें करने लगा और फिर बाद में अपनी ही बातों में फंसने के बाद उसे पुलिस के सामने सच्चाई उगलनी पड़ी। पुलिस ने अरुण से पूछताछ करने के बाद शुभम यादव और ड्राइवर सूरज से भी पूछताछ की। उन्होंने भी रितिका की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को रितिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में शामिल थाना प्रभारी उमेश बहादुर सिंह की तारीफ की। पति प्रभात को खोने के डर से रितिका ने उसे घर से दूर रखने की जो कोशिश की थी वो उसी पर भारी पड़ी। पति पत्नी के बीच रिश्तों की मजबूती आपसी प्यार और विश्वास से होती है। 6 साल के प्रेम विवाह के बाद भी रितिका और प्रभात के बीच ये भरोसा नहीं बन पाया था। इसकी वजह से देवर अरुण की हिम्मत बढ़ गई और रितिका को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।